अस्सलाम वालेकुम। पिछली दो वीडियोज़ के अंदर हमने ये देखा कि एक सिंगल न्यूरॉन को किस तरह से मॉडल किया जाता है और एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन को किस तरह से मॉडल किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम अगेन लर्निंग के प्रोसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर लर्निंग का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। न्यूरल नेटवर्क के लर्निंग के प्रोसेस को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो है वो लर्निंग का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्योंकि काफ़ी हद तक रिलेट करती है न्यूरल नेटवर्क से, बल्कि हमने जैसे देखा था लास्ट टाइम भी कि एक सिंगल न्यूरॉन को हम इसी तरह से कह सकते हैं कि जैसे वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे काम करती है उसी तरह से एक सिंगल न्यूरॉन भी काम करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है उसको एज अ कंप्यूटेशन ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हमारा जो लीनियर कम्बिनेशंस हैं वो कुछ इस तरह से थे, जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है जिसमें हम लॉजिस्टिक फंक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं, एंड देन हमारा लॉस है। ठीक है, ये लॉस आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आपका एक कॉस्ट फंक्शन बनता है। तो कॉस्ट फंक्शन जो है वो सम ऑफ ऑल द लॉसेस होता है, यानी कि जितनी भी आपके पास एग्जांपल्स हैं उन सब पे अगर आप लॉस निकाल लें तो वो आपकी कॉस्ट बन जाती है। आपने क्या किया, उसके अंदर उसकी एवरेज ले लेते थे हम। यहाँ पे हम सिंपल एक सिंगल एग्जांपल के लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका सम नहीं ले रहे या उसको टोटल नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स पे डिवाइड नहीं कर रहे। इसका जो कंप्यूटेशन ग्राफ है वो किस तरह से बनता है कि हमारे पास लेट्स से हमारे पास दो फीचर्स हैं, तो उस केस में हमारे पास x1 एक फ़ीचर होगा, उसके लिए w1 से वो मल्टीप्लाई होगा, फिर x2 होगा वो w2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर बायस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये एज इनपुट आएंगे और ये एज इनपुट किसको आएंगे, हमारे पास यहाँ पे एक लीनियर कम्बिनेशन बनेगा w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस b। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बनेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा जिसे हम वाई हैट कहते हैं या एक्टिवेशन भी कहते हैं, वो होगा सिग्मॉइड ऑफ जी। ठीक है, ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन आ गया। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लॉस कंप्यूट करते हैं जी कि हमारा लॉस क्या है, जो हमारी एक्टिवेशन है और जो हमारा एक्चुअल लेवल था उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, वो हमारा लॉस है। ये जो हमारी कंप्यूटेशन हो रही है सारी की सारी, इसको इस फॉर्म में इसे हम कहते हैं कंप्यूटेशनल ग्राफ, ये कंप्यूटेशन ग्राफ। कंप्यूटेशन ग्राफ में इसको क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, और काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ जैसे टेंसरफ्लो है, पाईटार्च है, वो कंप्यूटेशनल ग्राफ बना लेती हैं। जब भी आप कोई नेटवर्क जो है उसके अंदर डिज़ाइन करते हैं तो वो कंप्यूटेशनल ग्राफ बना लेती हैं, क्योंकि उससे जो है वो कंप्यूटेशन काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है। तो ये कंप्यूटेशन ग्राफ जो है ये हमें हेल्प करता है डेरिवेटिव्स कंप्यूट करने में, फॉरवर्ड पास में और बैकवर्ड पास में। ठीक है, तो फॉरवर्ड पास में हम कैलकुलेशंस करते हुए अपना देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है और उसकी बेस पे हम लॉस कंप्यूट करते हैं। और बैकवर्ड या बैक प्रोपोगेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो लॉस आ रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल जो वेट्स हैं उनको हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव्स कंप्यूट करते हुए बैकवर्ड आते हैं और अल्टीमेटली हम जितने भी वेट्स और बाइसेस हैं उनमें कुछ चेंज लेके आते हैं उस डायरेक्शन में जिसमें कि वो हमारा लॉस जो है वो कम होगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम बेसिकली इसमें यूज़ होता है, जिसको हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था। मैं कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका जो है वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसकी जो क्लीन कॉपी है वो कुछ इस तरह से है, जो मैंने अभी एक डायग्राम आपको बना के दिखाई, वो इसकी ये क्लीन कॉपी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब होता क्या है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर कि हम सबसे पहले डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं कि लॉस पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ए की वजह से क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, लॉस तो हम बेसिकली डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसे मैंने डी ए का नाम दे दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है माइनस वाई ओवर ए प्लस 1 माइनस वाई ओवर 1 माइनस ए, तो ये इसका डेरिवेटिव है। इसके बाद हम जो है वो जी जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू जी जो है वो क्या इफ़ेक्ट आ रहा है लॉस पे,
यानी लॉस इसकी वजह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या हमें जी को कितना चेंज करना पड़ेगा, वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं। उसके लिए हम लॉस जो है उसका देखते हैं कि उस ए की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है उस पर, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कि जो ए है उसका जी की वजह से ए पे कितना इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलस के अंदर कहते हैं चेन रूल। चेन रूल, अगर आपने कैलकुलस पढ़ा हुआ है तो आपने ये पढ़ा होगा यकीनन कि ये चेन रूल क्या होता है। तो चेन रूल क्योंकि हमें चेन रूल अप्लाई करना होता है, इसको कंप्यूट करने के लिए हमें ये इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि इनका क्या इफेक्ट आ रहा है। इसलिए हम बैकवर्ड प्रोपोगेशन करते हैं। ठीक है, हम लॉसेस को बैकवर्ड क्यों प्रोपोगेट करते हैं, क्योंकि हम ताकि एफिशिएंटली चेन रूल अप्लाई करते हुए हम जो है वो कंप्यूटेशंस कर सकें बैकवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि चेन रूल अप्लाई होगा तो डी जी का पता हमें तब चलेगा जब हमें ये वाली वैल्यू भी पता है और ये वाली वैल्यू भी पता है। इसका जो डेरिवेटिव है लॉजिस्टिक का विद रिस्पेक्ट टू जी जो है वो होता है a इंटू 1 माइनस ए। ठीक है, तो अब हमें इसके जो डेरिवेटिव है और इसका जो डेरिवेटिव है यानी कि ये वाला और ये वाला, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन हमारे पास ये वाला जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा, जिसको मैंने डी जी से डिनोट किया हुआ है। तो वो है a माइनस वाई। ठीक है, जब हम डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं तो अच्छी बात यह है कि हमें ये डेरिवेटिव्स खुद से कंप्यूट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत आसानी है इन लाइब्रेरीज़ के अंदर कि हमें ये डेरिवेटिव्स खुद से कंप्यूट नहीं करना पड़ते। यहाँ पे आपको सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से चेन रूल हमें हेल्प करता है एफिशिएंटली कंप्यूटेशंस करने में। लेकिन कोड के अंदर हम कहीं पे भी डेरिवेटिव्स वगैरह जो है वो कंप्यूट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिए डेरिवेटिव्स जो है वो खुद से कंप्यूट कर देगी हमारे लिए। हम पाईटार्च यूज़ करेंगे और वो डेरिवेटिव्स जो है वो खुद से कंप्यूट कर देगी। अच्छा जी, और देन हमने क्या किया था रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में कि हमने वेट्स जो हैं उनके डेरिवेटिव्स ले लिए थे। ठीक है, और उसके बाद हमने उनको अपडेट कर लिया था। ये आपको याद होगा कि ये हमने वेट्स को अपडेट किया था और इसी तरह से हमने बायस को भी अपडेट किया। ठीक है, ये बेसिकली आइडिया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर कि किस तरह से लर्निंग का प्रोसेस जो है वो काम करता है। न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर भी इसी तरह से लर्निंग का प्रोसेस जो है वो काम करता है। अगर हमारे पास ये एक नेटवर्क है और हम उसकी कोई एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल यही वाली एग्जांपल लेना चाह रहे हैं, इसमें x1, x2 और x3 तीनों इनपुट आ रहे हैं इस न्यूरॉन के अंदर, और देन इसके जो आउटपुट है वो इसके अंदर आ रहा है, इसका जो आउटपुट है वो तीनों, उसमें 3 इनपुट आ रहे हैं अगेन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इस एक न्यूरॉन को और इसको अगर समझना चाहें, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि हमारे पास x जो है यहाँ पे ये x1 नहीं है, एक्चुअली ये इन तीनों फीचर्स आएंगे इस एक न्यूरॉन के पास। ठीक है, तो ये तीनों फीचर्स आएंगे इसके पास। तो ये तीनों फीचर्स जो हैं उनके जो लीनियर कम्बिनेशंस हैं और जो वेट्स और बायसेस हैं वो उनका लीनियर कम्बिनेशन बनेगा, उस पर एक्टिवेशन अप्लाई होगी। देन जो है अगली जो लेयर है उसके वेट्स और बायसेस जो हैं उनकी बेस पे पिछली एक्टिवेशन के साथ उनका लीनियर कम्बिनेशन बनेगा, उस पर कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अप्लाई होगा और उसके बाद जो है वो हमारा फाइनल लॉस आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोपोगेट करेंगे, हम डेरिवेटिव्स कंप्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a2। ठीक है, इसकी वजह से लॉस पे कितना इफेक्ट आ रहा है, dz2 की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, a1 की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम बैकवर्ड जो है वो डेरिवेटिव जो है वो कंप्यूट करेंगे। तो ये बेसिकली आइडिया है कि किस तरह से न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो है वो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो होता है।